ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज व्हाट स्टेशनरी वेव्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये टॉपिक कंप्लीट किया था, ठीक है। आई होप आपको वो अच्छे से समझा है। अगर उसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप लोगों ने ग्रुप पे डाल देना है, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। अच्छा, अभी जो स्टेशनरी वेव्स है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेशनरी वेव्स फॉर्म कैसे होते हैं। तो उसके लिए बेसिकली मुझे क्या लगता है, ओके, यस वी नीड टू मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव्स। अब ये जो दोनों मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव्स हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऐसे होने चाहिए कि दोनों मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और दोनों का एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे व्हेन टू ओके मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन सच दैट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, जब वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होंगे, ओके, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म स्टेशनरी वेव्स, ओके। तो इसमें आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो दोनों मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव है वो सेम टाइप के होने चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यानी दोनों एक तो ट्रांसवर्स होने चाहिए या दोनों क्या होने चाहिए, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होने चाहिए। अभी ये जो पैराग्राफ्स है ये आप लोगों ने खुद से रीड कर लेना है, ओके। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, एंड दे सुपर इम्पोज, दे गिव अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, ओके। ये क्लियर है। यानी दो अगर ट्रांसवर्स वेव्स हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, इफ दे आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके, तो ऐसे केस में जब वो सुपर इम्पोज होके इंटरैक्ट होके, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे विल फॉर्म ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स। और आपको क्या दिखेंगे, लूप्स दिखेंगे। ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि एनीवे द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर स्टेशनरी वेव इज द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग सच एज स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, वीणा एटसेट्रा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे इफ two identical longitudinal waves are traveling in the same medium along the same path in opposite direction, when they superimpose, okay, they give longitudinal stationary wave, okay. In the case of organ pipe, flute, vibration of air column is longitudinal stationary wave। अभी जो दोनों टाइप के ओके जो स्टेशनरी वेव्स है वो हम लोग ये लेक्चर में देखने ही वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक सबसे सिंपल चीज है, आपको वो ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अगर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होना है, ओके, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है, जो मीडियम है, ओके, जिसमें सुपर इम्पोज हो रहा है तो प्रोग्रेसिव वेव्स, ओके, तो मीडियम कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अ फाइनाइट मीडियम, ओके। और फाइनाइट मीडियम यानी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जिसकी बाउंड्रीज जो है, ओके, वो क्या रहती है, दोनों साइड से हम लोग बोलते हैं इट इज बाउंडेड। बाउंडेड यानी क्या, तो फाइनाइट मीडियम में हम लोग बोलते हैं जहाँ पे मीडियम एंड होता है, ओके, वहां पे एक नया मीडियम स्टार्ट होता है, या वहां पे डेंसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ओके। तो अभी इनफाइनाइट मीडियम क्या है तो वो पहले देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ओके। वी हैव स्टडीड हाउ वेव्स आर फॉर्म्ड इन अ मटेरियल मीडियम। द वेव्स एडवांसिंग इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। इन अनबाउंडेड इनफाइनाइट मीडियम द वेव ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली until it gets dissipated, ओके। इसका मतलब क्या है, जैसे इमेजिन करो हम लोग कुछ बात कर रहे हैं और आगे हम लोग बोलते हैं कि कोई वॉल नहीं है या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंटिन्यूसली क्या है तो हम लोग बोलेंगे एयर अवेलेबल। तो हमारे यहाँ जो साउंड वेव्स है वो किस में ट्रैवल करने वाले हैं, एयर में ट्रैवल करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ये कंटिन्यूसली इन अ गिवन डायरेक्शन ट्रैवल करते ही रहेंगे, कोई वॉल या कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई बिल्डिंग नहीं, ओके। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि व्हेन इट कंटिन्यूसली ट्रैवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या होते जाता है, कम होते जाता है, ओके। एम्पलीट्यूड कम होने के साथ हम लोग बोलते हैं एक पॉइंट पे एनर्जी क्या हो जाती है, तो लिटरली जीरो हो जाती है, ओके। यस, यानी हम लोग बोलते हैं कि जो साउंड है, साउंड वेव्स है, उसका लाउडनेस क्या होने लगता है, ओके, धीरे धीरे कम होने लगता है, डैम्प होने लगता है, ठीक है। यस, और वहां पे हम लोग बोलते हैं कि ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नॉट पॉसिबल। क्यों, तो मीडियम कंटिन्यूस है एंड होमोजीनियस है, ओके। ये आपको इनफाइनाइट मीडियम का कंसेप्ट आया समझ में, ओके। तो ऐसा मीडियम जो कंटिन्यूस है थ्रू आउट, इसकी डेंसिटी भी क्या है, थ्रू आउट सेम है, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि अगर मीडियम बाउंडेड रहा, ओके, जिसको हम लोग फाइनाइट मीडियम बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग बोलते हैं इन अ बाउंडेड फाइनाइट मीडियम बाय रिजिड बाउंड्री द वेव ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन, ओके। एंड सिंस हम लोग बोलते हैं इट इज अ बाउंडेड मीडियम, यानी हम लोग क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर एंड पे, ओके, एक तो मीडियम चेंज होगा या फिर जो मीडियम है, ओके, उसकी क्या होगी, डेंसिटी चेंज होगी। और इनफैक्ट अगर डेंसिटी चेंज हो रही है मीडियम की, तो एक तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम ही पूरी तरह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके। So in a bounded finite medium by a rigid boundary, the wave travels in a given direction and arrives at a rigid boundary and gets reflected from it. Okay? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, स्टेशनरी वेव्स के फॉर्मेशन में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव भी होता है। अब इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। तो अगर मैं बोलता हूं
कि दो रिजिड एंड के बीच में मैंने एक स्ट्रिंग को क्या किया हुआ है, स्ट्रेच करके रखा हुआ है। अच्छा, ये स्ट्रिंग कैसे है, टेंशन में, ठीक है। अब मैं इस स्ट्रिंग को क्या करता हूँ ना, यहाँ से प्लग करता हूँ, इसको नीचे की तरफ क्या करता हूँ, खींचता हूँ। अब जब मैं इसको खींचता हूँ तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ही खींच के मैं इसको रिलीज करूँ, ओके, तो ऐसे केस में ये पॉइंट पे डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। और ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा वो दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ये वाले डायरेक्शन में भी और ये वाले डायरेक्शन में भी। तो लेट अस से दिस इज योर एंड ए एंड दिस इज योर एंड बी। ये जो वेव है एंड ए पे जाएगी, ओके, और वहां पे क्या हम लोग बोलते हैं, तो डेंसिटी चेंज हो रही है। इमेजिन करो ये वॉल्स है और ये हमारी मेटल स्ट्रिंग वायर है, ठीक है। तो जब वॉल पे जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल गेट इंसिडेंट ऑन अ डेंसर मीडियम। उसकी वजह से क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसको मैं डबल एरो से दिखा रहा हूँ। सिमिलरली ये वाली भी जो वेव है वो ये पॉइंट पे आके क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड वेव है ये वापस क्या हो गए, ओके। सो जो हमारा बीच का पॉइंट कंसीडर किया था हम लोग, लेट अस से इसको बोलते हैं हम लोग एम। तो पॉइंट एम पे दोनों आके क्या हो गए, सुपर इम्पोज हो गए। अभी आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग क्या है, दिस इज नथिंग बट योर फाइनाइट मीडियम। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक एग्जांपल आपका स्ट्रिंग का हो गया, ओके, यस। तो फाइनाइट मीडियम का एक एग्जांपल जो है दैट इज योर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक और एग्जांपल है, ओके, जो हम लोग बोलते हैं विच इज पाइप ओपन एट वन एंड, ठीक है। तो मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ। फाइनाइट मीडियम यानी क्या, तो जहां पे हम लोग बोलते हैं कि जो मीडियम है उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब ये जो पाइप विच इज ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट वन एंड, उसमें हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या अवेलेबल है, तो एयर पार्टिकल्स अवेलेबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एयर कॉलम, ओके। एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अभी आप बोलोगे सर ये भी फाइनाइट मीडियम का एग्जांपल है, मैं बोलूंगा 100%। क्यों, तो यहाँ पे पूरा एयर है लेकिन ये एंड पे क्या हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं सॉलिड है, यानी डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लेकिन ये साइड से तो क्या है, हम लोग बोलेंगे इट इज इनफाइनाइट, क्योंकि इधर ऊपर भी क्या अवेलेबल है, यानी पाइप जब ओपन है तो यहाँ पे पूरे एयर मॉलिक्यूल्स है। लेकिन हम लोग बोलते हैं यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स है तो वो एज कम्पेयर टू एयर मॉलिक्यूल्स इन पाइप वो थोड़े ज्यादा फ्री है, यानी उनके बीच में का डिस्टेंस थोड़ा सा क्या है, हम लोग बोलेंगे थोड़ा बहुत ज्यादा है, ओके। और हम लोग बोलते हैं जो पाइप के बाहर की हवा है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। और जो पाइप के अंदर की जो एयर है या एयर पार्टिकल्स है वो थोड़े से क्या है, मोर डेंसली पैक्ड है। तो हम लोग बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड द पाइप is slightly greater than density of air, okay, outside। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो बाहर की एयर है उसकी डेंसिटी कम है। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही डेंसिटी अगर चेंज होती है तो कंपलसरी नहीं कि रिफ्लेक्शन जो होने वाला है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है वो हमेशा डेंसर मीडियम से ही होगा। रेयर मीडियम से भी क्या होती है, वेव्स रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो अगेन ये एग्जांपल किसका होगा, ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, फाइनाइट मीडियम, ओके। तो हम लोग बोलेंगे एयर कॉलम इन अ पाइप which is closed at one end, it is also example of what, finite medium। if we consider a pipe which is open at both ends, ठीक है, तो उसके अंदर के एयर पार्टिकल्स कुछ ऐसे रहेंगे। तो पाइप के अंदर की जो हवा है वो थोड़ी क्या है, डेंसली पैक्ड है। लेकिन जो बाहर की हवा है कंपेरेटिवली क्या है, मैं बोलूंगा एयर पार्टिकल्स लेस डेंस है या लेस डेंसिटी, उनका जो डेंसिटी है वो क्या है, कंपेरेटिवली लेस है, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इवन दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, ओके, फाइनाइट मीडियम। उसका लॉजिक ये है कि दोनों साइड पे हम लोग बोलते हैं कि डेंसिटी क्या हो रही है एयर की, तो थोड़ी बहुत रिड्यूस हो रही है, यानी ये जो बाउंड्री है और ये जो बाउंड्री है दोनों जगह पे जो मीडियम है उसकी डेंसिटी थोड़ी बहुत भी क्यों ना हो लेकिन चेंज हो रही है। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, फाइनाइट मीडियम। तो ये पूरे टॉपिक में आपको ध्यान में रखना है, तीन फाइनाइट मीडियम आप सीख रहे हो। पाइप विच इज ओपन एट वन एंड, पाइप विच इज open at both ends, okay, and a string which is stretched between two rigid
एंड्स। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स है वो किसके हैं? फाइनाइट मीडियम। ठीक है, एनीवे ये पार्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप आपको फाइनाइट मीडियम का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, यस। अच्छा, आपको बस एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होता है, ओके, और यानी हम लोग बोल रहे हैं इफ द वेव इज ट्रैवलिंग, ओके, कौन सी भी वेव हो, ट्रांसवर्स हो या लॉन्जिट्यूडिनल वेव हो, इफ द वेव इज ट्रैवलिंग इन अ रेयर मीडियम, ठीक है, और हम लोग बोलते हैं इट इज इंसिडेंट ऑन डेंसर मीडियम, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो चेंज ऑफ फेज होता है वो कितने रेडियन से होता है? पाई रेडियन से। और अगर हम लोग बोलते हैं इफ द वेव इज ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम एंड इट इज इंसिडेंट ऑन रेयर मीडियम, तो रिफ्लेक्शन होगा, बट हम लोग बोलेंगे देयर विल बी नो चेंज ऑफ फेस। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक पॉइंट है। ओके, production of echo is due to reflection of sound wave. When such wave is reflected from a rigid boundary, there is reverse of phase, that is the phase difference is pi radian। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आप लोगों ने खुद से एक बार रीड कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, so we'll see the concept of what formation of stationary wave on a string। ठीक है, अब जब मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि जो स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, ओके, वो किसके थ्रू फॉर्म होगी? तो दो प्रोग्रेसिव वेव, लेकिन ये जो दो मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव है उनका नेचर क्या रहेगा? सो दे विल बी ट्रांसवर्स वेव्स। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो एनीवे ये पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स बोथ आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा एक ट्रांसवर्स है और दूसरी लॉन्जिट्यूडिनल है। ओके, दोनों ट्रांसवर्स रहेगी या दोनों लॉन्जिट्यूडिनल रहेगी, ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, इंटरफेयर विद ईच अदर by superposition of the waves, the resultant wave obtained is in the form of loops। Okay, and this is called as what? This is called as stationary wave। ठीक है, अब अभी यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं? तो वी आर गोइंग टू कंसिडर अ ट्रांसवर्स वेव, यानी मैकेनिकल प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव, और उसके उन्होंने यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए, y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई ब्रैकेट nt माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, और जो दूसरी वेव है विच इज ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उसका जो इक्वेशन दिया है दैट इज गिवन एज y2 is equal to a sin of 2 pi ब्रैकेट nt प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। अब ये दो इक्वेशन कैसे आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला वाला जो इक्वेशन है वो कौन सा है? इट इज इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये कैसे देखते हैं हम लोग? तो आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने वेव मोशन टॉपिक देखा था तो उसमें मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, y इज इक्वल टू, ओके, अभी यहाँ पे उन्होंने स्मॉल ए यूज किया है तो इसलिए मैं भी स्मॉल ए यूज करूंगा। ए इज वॉट? तो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ द पार्टिकल्स। देखो अभी जब कोई वेव ट्रैवल कर रही है तो हम लोग बोलते हैं, स्पेशली जब मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूँ, तो अगर ट्रांसवर्स वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गए? वाइब्रेट होंगे, और उनका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजिशन दैट इज वॉट? एम्पलीट्यूड। तो ये जो ए है वो क्या है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ द पार्टिकल्स। ये आपको आ रहा है समझ में? तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस डेल्टा। ओके, ये इक्वेशन आपको याद होगा। अच्छा, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज 2 पाई एन टी, और जो डेल्टा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ये क्लियर है? इसमें हम लोग बोलते हैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो जो आपकी टेक्स्ट बुक में इक्वेशन दी है वो क्या दी है? y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई ब्रैकेट nt माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। अब ये कैसे आया हुआ है? तो मैं बोलूंगा जो पहला इक्वेशन है, ओके, यानी द वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो उसका इक्वेशन रहेगा वो रहेगा y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, ओके, यहाँ पे मैं अभी 2 पाई क्या कर लेता हूँ? बाहर निकाल लेता हूँ, ब्रैकेट में रहेगा nt माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब ये कैसे आया है? तो ये अगर आपको समझना है तो वेव मोशन का आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर एक बार ध्यान से देखना है। मैंने वहां पे आपको बताया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ, ओके, ट्रांसवर्स वेव, यानी ट्रांसवर्स वेव कैसी फॉर्म होती है और उसके अंदर की जो पार्टिकल्स है तो उनका जो SHM होता है तो उसका जो एक जनरल इक्वेशन है वो ये इक्वेशन। ये आपको आ रहा है समझ में? एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब देखो ये जो ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन है ना, वो हर एक पार्टिकल का स्टेट बता सकती है। कौन से पार्टिकल का? तो हम लोग बोलते हैं जब ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल होती है
तो हर एक पार्टिकल क्या करता है, SHM करता है, ओके। बट ट्रांसवर्स वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, तो हम लोग बोलते हैं जो पार्टिकल्स है वो कौन से डायरेक्शन में SHM कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। इसलिए जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई ब्रैकेट एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये क्लियर है, इसको हम लोग बोल देते हैं y1, ठीक है। अब जो वेव हम लोग बोलेंगे विच इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसका जो इक्वेशन रहेगा वो रहेगा y2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई एन टी। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है, यहाँ पे माइनस है ओरिजिनल, लेकिन अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो मैं एक्स के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये लॉजिक के हिसाब से जो y2 का इक्वेशन बनेगा दैट विल बी व्हाट, ए साइन 2 पाई ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। ये क्लियर है आप लोगों को? दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। अब हम लोग बोलते हैं जो दोनों वेव्स जब अराइव होती है साइमल्टेनियसली एट अ गिवन पॉइंट, ओके, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग क्या बोलते हैं कि एक दूसरे में हम लोग बोलते हैं कि इंटरफेयर होते हैं, और वहां पे क्या क्रिएट होता है, स्टेशनरी वेव क्रिएट होता है। अब वो स्टेशनरी वेव जो क्रिएट होगा तो हम लोग बोलेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल रहेगा y ऑफ द मीडियम विल बी इक्वल टू व्हाट, y1 प्लस y2। तो अभी y1 एंड y2 के इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ सकता है, तो मैं a को कॉमन ले लेता हूँ, और आपके पास ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो साइन 2 पाई ब्रैकेट एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, ओके, प्लस साइन 2 पाई ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। ये क्लियर है, ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे आपको दो साइन फंक्शन दिख रहे हैं, काफी आइडेंटिकल है, ओके, लेकिन इनके जो एंगल्स है या जो फेस है उसमें एक जगह पे माइनस साइन और एक जगह पे क्या है, प्लस साइन, ओके। तो ये दो अलग अलग एंगल्स हो गए, तो ऐसे केस में हम लोग यूज करेंगे साइन सी प्लस साइन डी। इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन यूज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ट्वाइस, ओके, यस। अच्छा, अभी इसमें जो a है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फॉर्मूले का 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। बचेगा क्या आपके पास, साइन ऑफ, ओके, c प्लस डी बाई 2। तो मैं बोलूँगा दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, आपके पास रहेगा एन टी प्लस एन टी, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, ट्वाइस एन टी, ओके, एंड माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस एक्स बाय लैम्बडा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास, 2 NT अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, ओके। अब सी माइनस डी अपॉन 2, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला एंगल है, सी दिस इज योर एंगल सी एंड दिस इज योर एंगल डी, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ओके, मैं ऐसा लिख देता हूँ कॉस ऑफ, ओके, 2 पाई, ओके, सी माइनस डी अपॉन 2, यानी 2 पाई कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या अपने पास, ओके, ये आपका जो पार्ट रहेगा एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा माइनस एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, यानी ये जो पूरा टर्म है वो इसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे एन टी माइनस एन टी क्या हो जाएगा, 0, एंड माइनस एक्स लैम्बडा माइनस ये जो प्लस एक्स लैम्बडा है वो क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया है, तो माइनस एक्स लैम्बडा एंड माइनस एक्स लैम्बडा ये आपका क्या हो गया है, माइनस 2x बाय लैम्बडा, और ये फॉर्मूले का जो अपॉन 2 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, यस। इसमें 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास क्या बाकी रहेगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2a, ओके। मैं यहाँ पे पहले cos का टर्म लिख देता हूँ, तो उसको कैसे लिखूंगा, cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो cos ऑफ माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्बडा आएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू वॉट, cos थीटा। वो लॉजिक के हिसाब से ये जो माइनस साइन है वो हम लोगों ने क्या किया है, निग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, इनटू साइन ऑफ 2 पाई, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ एन टी, ठीक है। और ये जो पूरा टर्म है, ओके, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिटल ए, ओके, साइन ऑफ 2 पाई एन टी। तो अब जो कैपिटल ए है वो क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कैपिटल ए इज नथिंग बट, ओके, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट दैट पॉइंट इन द मीडियम,
ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये आपका जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है वो किसका फॉर्म हुआ है? स्टेशनरी वेव का फॉर्म हुआ है। अब उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका कैपिटल ए, इट इज वॉट, 2a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा। यानी कैपिटल ए का जो वैल्यू है इट इज गोइंग टू चेंज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू व्हाट स्पेस। ए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, एक्स का जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा, अब एक्स का वैल्यू किसके टर्म्स में चेंज होगा? इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ओके, यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसी हिसाब से ए का भी वैल्यू क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो मैं ये साइड का जो पार्ट है उसको मैं क्या कर देता हूँ? इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यस। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो ए है, ओके, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एक्स। यानी हम लोग बोलते हैं फॉर स्टेशनरी वेव्स, ओके, जो उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है एन, दिस एन, ओके, एंड हम लोग जो बोलते हैं कि जो दोनों प्रोग्रेसिव वेव है उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या रहती है? सेम रहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो स्टेशनरी वेव्स यानी जो स्ट्रिंग है, ओके, जिसमें स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होने वाली है, तो उसके जो वाइब्रेशंस रह गए, यानी स्टेशनरी वेव्स के जो वाइब्रेशन रह गए, उसका फ्रीक्वेंसी, और जो हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल कर रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाला है? सेम रहेगा। लेकिन जो एम्पलीट्यूड है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड क्या है? तो वो एक्स के साथ चेंज होता है, यानी इट चेंजेस विद, ओके, स्पेस। अब वो कैसे, वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, फॉर a मैक्स, ओके, जो कंडीशन आएगी दैट विल बी व्हाट? प्लस माइनस 2a। अब प्लस माइनस 2a कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। ओके, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इट शुड बी आइदर प्लस और माइनस 1। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। तो कॉस का वैल्यू अगर मुझे +1 चाहिए तो पहला वाला जो एंगल अवेलेबल रहेगा वो क्या रहेगा? 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर कॉस का वैल्यू मेरे को -1 चाहिए तो फिर जो अवेलेबल एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? पाई। फिर वापस अगर +1 चाहिए तो कॉस ऑफ 2 पाई क्या रहेगा? ओके, दैट विल बी अगेन +1। फिर 3 पाई पे क्या मिलेगा मेरे को? ओके, -1, तो ऑन। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि फॉर फर्स्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एंटी नोड। ओके, अगर मैं x का कंडीशन निकालता हूं तो मैं ये वाला कंडीशन लिखता हूं, व्हेन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो उसमें मुझे मिलेगा, ओके, x विल बी इक्वल टू व्हाट? तो लैम्बडा इंटू 0 अपॉन 2 पाई, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 0। तो x इक्वल टू 0 पे मुझे क्या मिलने वाला है? एंटी नोड। ओके, फर्स्ट एंटी नोड। सिमिलरली मैं ऐसा बोलूंगा फॉर सेकेंड एंटी नोड। ओके, अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, उसको हम लोग किससे इक्वेट करेंगे? पाई से इक्वेट करेंगे। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू वॉट? लैम्बडा अपॉन 2। तो जीरो जो डिस्टेंस है, अब जीरो डिस्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे सब लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक रिजिड एंड है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और ये दूसरा रिजिड एंड है, और ये दोनों रिजिड एंड जो है, लेट अस से एक को मैंने बोल दिया ए, दिस इज व्हाट? बी। ए एंड बी के बीच में मैंने स्ट्रिंग को क्या किया हुआ है? टेंशन के अंदर मैंने फिक्स करके रखा हुआ है। अब ये जो स्ट्रिंग है, ओके, ऐसा समझ लो ये स्ट्रिंग है, उसको मैं बीच में से क्या करता हूँ? प्लग करता हूँ। ओके, तो जब मैं बीच में से प्लग करता हूँ, ओके, तो वो प्लग करने के बाद मुझे कुछ ऐसा लूप दिखता है फॉर्म होते हैं। ये आपको आ रहा है समझ में? ये जो आपका लूप फॉर्म हो रहा है, ओके, वो क्यों फॉर्म हो रहा है? तो हम लोग बोलते हैं जैसे मैंने आपको बताया, जब यहाँ पे प्लग करते हैं, ओके, तो दोनों डायरेक्शन में क्या होता है? वेव्स ट्रैवल होते हैं। तो वेव इस तरह से, ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होके दोनों रिजिड एंड के तरफ जाएगा, रिफ्लेक्ट होके क्या होगा? वापस आएगा। जब रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, तो जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन बनाया, ओके, वो इक्वेशन का स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा। अब जब ये वापस आके मिलेंगे, ओके, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ना, उसको आप लोग क्या कंसीडर करोगे? दिस विल बी योर एक्स इक्वल टू 0। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ओके, वी कॉल इट एज व्हाट? एंटी नोड। ओके, ये क्लियर है? बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता। तो जहां से मैं प्लग कर रहा हूं, ओके, जहां पे वापस स्टेशनरी वेव्स आके मिलने वाले हैं, वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट? एक्स इक्वल टू 0। ठीक है,
अब ये एंटी नोड के बाद यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो नोड रहने वाला है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको आया समझ में? तो जब मैं बोलता हूँ x इक्वल टू जीरो, देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहता है, वो यहाँ से x का वैल्यू मेजर करते हैं, बोलेंगे सर ये आपका x इक्वल टू जीरो है, और ये जो है तो यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग खत्म होता है, तो वो हो जाएगा x इक्वल टू वॉट l। तो सर x इक्वल टू जीरो पे एंटी नोड कैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे तो नोड है और l पे भी क्या है, नोड है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो बच्चों को ये डाउट रहता है, तो हमेशा ध्यान में रखो कि जो आपका एंटी नोड है, ओके, वो आपका ये पॉइंट पे जो फॉर्म हो रहा है, तो ये पॉइंट पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, x इक्वल टू जीरो, नॉट ऑन दिस पॉइंट। ओके, तो ये जो कंडीशन है ये गलत है, आप x इक्वल टू जीरो ये वाला पॉइंट कंसीडर करोगे। अभी आपको क्लियर है ये? ओके, टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो उन्होंने इन जनरल जो हम लोग बोलते हैं n नंबर ऑफ लूप्स जो फॉर्म होते हैं उसका डायग्राम दिया हुआ है। ओके, यस, एनीवे, तो हमारे डेरिवेशन पे जाते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है फॉर सेकंड एंटी नोड, ओके, x का वैल्यू क्या मिल रहा है, लैम्बडा बाई टू, तो इसको मैं x1 बोल देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, x2। फॉर थर्ड एंटी नोड, अब थर्ड एंटी नोड के लिए क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे यस, 2 पाई x अपॉन लैम्बडा विल बी इक्वल टू व्हाट, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने पाई से ये किया था, अब किससे इक्वेट करेंगे, 2 पाई से, तो आपको अगेन जो x का वैल्यू आएगा वो क्या मिलेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा, इसको मैं बोलूंगा x3। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है, ओके, विल से x2 माइनस x1 इज इक्वल टू व्हाट, x3 माइनस x2, और ये आगे कंटिन्यू होते जाता है, विच इज इक्वल टू व्हाट, x4 माइनस x3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें क्या मिलता है आपको, x2 माइनस x1 लैम्बडा बाई टू माइनस जीरो, ये कितना आएगा, लैम्बडा बाई टू, x3 माइनस x2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाई टू, वो भी कितना आने वाला है, लैम्बडा बाई टू। तो इसका मतलब क्या है कि दो जो एंटीनोड रहने वाले हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड, तो उनके बीच में का डिस्टेंस क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी लैम्बडा बाई टू। तो इससे हमको क्या पता चलता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड, ओके, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर द वाइब्रेटिंग मीडियम, ओके, हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम एनर्जी, तो ऐसे जो दो एंटीनोड्स है, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उनके बीच में का डिस्टेंस क्या रहेगा, लैम्बडा बाई टू। एंड बिटवीन टू एंटीनोड हम लोग क्या बोलते हैं, एक नोड एग्जिस्ट करता है, तो ये जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है वो रिफर करते हैं, ये देखो ये आपका एंटीनोड है, ये भी आपका एंटीनोड है, दो एंटीनोड के बीच में क्या रहेगा, ओके, विल से देयर विल बी अ नोड। ओके, यहाँ पे देखो जैसे उन्होंने बोला हुआ है दो नोड के बीच में डिस्टेंस क्या है, लैम्बडा बाई टू, आपको ये भी ध्यान में रखना है दो एंटी नोड के बीच में भी डिस्टेंस क्या है, लैम्बडा बाई टू। एनीवे, आई होप आपको ये कंडीशन क्लियर हुई है। तो ये जो मैंने लिखा है वो कंडीशन किसके लिए लिखा है, एंटी नोड के लिए। ओके, अब मैं ये साइड का पार्ट क्लियर कर देता हूँ और हम लोग नोड के लिए भी क्या करेंगे, कंडीशंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, फॉर ए मिनिमम, अब ए मिनिमम यानी क्या है आपका, इज गोइंग टू बी व्हाट, नोड। ठीक है, ये जो ए मैक्स है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये किसके लिए लिखा था हम लोगों ने, एंटी नोड। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए मिनिमम नोड के लिए, ओके, जो ए का वैल्यू है या ए मिनिमम का वैल्यू है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट शुड बी व्हाट, जीरो। अब ए मिनिमम जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या, टू ए कॉस ऑफ टू पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। अब ये जीरो कब होगा, तो जब कॉस का टर्म जीरो होगा, कॉस का टर्म जीरो कब होगा, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन टू पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, इसके वैल्यू हो गए, देखो कॉस 90 क्या होता है, जीरो। ओके, उसके बाद कॉस 270 क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे आपको पाई बाई टू के मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या, ओके, तो टू पाई एक्स पाई लैम्बडा का जो फर्स्ट वैल्यू आएगा यानी फर्स्ट नोड के लिए, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, पाई बाई टू। फिर वापस अगर जीरो चाहिए तो मुझे क्या लगेगा, 3 पाई बाई टू, फिर नेक्स्ट क्या लगेगा, 5 पाई बाई टू एंड सो ऑन। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो फर्स्ट नोड का कंडीशन आएगा, फॉर फर्स्ट नोड ऐसा बोलूंगा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा विल बी इक्वल टू वॉट, पाई बाय टू। ओके, तो इसमें हम लोग बोलेंगे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा क्या, एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, लैम्बडा अपॉन फोर। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ x1। फॉर सेकेंड नोड, अभी 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा को किससे इक्वेट करूंगा मैं, ओके, 3 पाई बाय टू। तो ऐसे केस में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू क्या आएगा, इट विल कम एज 3 लैम्बडा बाय 4। ओके, यस, ये हो गया आपका x2। फॉर थर्ड नोड, ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ
जो मुझे x3 का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, इट विल बी 5 लैम्बडा बाय 4। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो इसको सॉल्व करके देखो आप यहाँ पे अगर ओके 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा को 5 पाई बाय 2 से इक्वेट करोगे तो आपको x3 का वैल्यू क्या मिलेगा, 5 लैम्बडा बाय 4। ओके, अब मैं बोलना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे भी चाहिए तो मैं नोड है तो उसके लिए मैं एक्स डैश बोल देता हूँ, इसको मैं एक्स डैश 2 बोल देता हूँ, एक्स डैश 1 एक्स डैश 2 एंड दिस इज एक्स डैश 3। तो अगर आप एक्स डैश 3 माइनस एक्स डैश 2 निकालते हो आपको ये पता चलेगा इट विल बी इक्वल टू वॉट, एक्स डैश 2 माइनस एक्स डैश 1, एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। अच्छा उसकी वैल्यू क्या आती तो चेक करते हैं, 5 lambda by 4 minus 3 lambda by 4 will be equal to what, 3 lambda by 4 minus lambda by 4। ये हो जाएगा आपका 2 lambda by 4, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 lambda by 4, ये कैंसिल करके आपको मिलेगा lambda by 2 और इधर भी क्या मिलेगा lambda by 2। इन्हें बोलने का मतलब क्या है, सो डिस्टेंस बिटवीन ओके यहाँ पे जो कंडीशन मिली तो मैं ऐसा बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स। तो एंटी नोड्स का केस हो या नोड्स का केस हो ओके हम लोग क्या बोलेंगे, ओके दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी लैम्बडा बाय 2। ओके, ये क्लियर है। और ये लॉजिक के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, तो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी दिखाया हुआ है दो नोड के बीच में डिस्टेंस क्या है, लैम्बडा बाय 2। तो अगर आपको ये निकालना है कि एक एंटी नोड और एक नोड के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो हम लोग बोलते हैं एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज लैम्बडा बाय 4। ओके, तो ये आप लोगों को पता है, लेकिन ये क्या है, ये डेरिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वो सम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। इसका अगर आपको फंडामेंटल पता रहा ओके तो आप कोई भी टाइप का सम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज ओके, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एनीवे कंडीशन फॉर एंटी नोड्स एंड नोड्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ओके यस, अब इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ओके, तो ये हम लोग टेक्स्ट बुक से ही देख लेंगे। तो two identical waves, both either transverse or longitudinal wave, traveling through a medium along the same path in opposite directions, interfere with each other and they produce what, resultant wave in the form of loops। Okay, now this is called as what, stationary wave। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, जो एक लूप होता है ओके यहाँ पे जो आपको डायग्राम में दिख रहा है दिस वन, एक जो लूप रहता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ओके एक कंप्लीट लूप में एंड में क्या रहते हैं, दो नोड रहते हैं और बीच में क्या रहता है, एंटी नोड रहता है। और जो एक लूप रहता है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि जो नोड्स के पॉइंट है ओके वहां पे हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर एंटी नोड। ये क्लियर है? अच्छा ये ज्यादा किस में अच्छा एप्लीकेबल होता है, लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स में रहता है। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना ध्यान में रखना है ये जो दो नोड्स है और बीच में एंटी नोड है इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज लूप। ठीक है, तो इसकी अभी सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। व्हेन स्टेशनरी वेव इज सेट अप इन अ मीडियम ओके आइदर स्ट्रिंग और एयर कॉलम, there are some points at which displacement of the particles of the medium is always zero. Such points are called as nodes, and the points at which the displacement of the particle of the medium is maximum, these are called as what, anti-nodes। Okay, distance between two successive anti-nodes or nodes is equal to what, तो डायरेक्टली बोल देता हूँ, it is equal to lambda by 2। okay, जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इन अ स्टेशनरी वेव nodes and antinodes are alternately formed and the distance between node and adjacent antinode कितना होता है, lambda by 4। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, in stationary wave the particles of the medium except those at nodes perform SHM of the same period as that of component waves but of different amplitudes। okay, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है, तो ये जो स्ट्रिंग है ये वाइब्रेट हो रही है लाइक दिस, आपको आ रहा है समझ में, कैन से लाइक दिस। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं डायग्राम इस तरह से बना देता हूँ तो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में सबके सब पार्टिकल्स जो है वो ऊपर की तरफ वाइब्रेट होते हैं ना, ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसा। ओके, सिर्फ जो एंड के पार्टिकल्स हैं विच आर एट द नोड्स वो एसएचएम परफॉर्म नहीं करते हैं।
ओके, यस। अच्छा, ये दो नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सब के सब पार्टिकल्स है ना सेम फेज में। इसका मतलब क्या, सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं, सब एक साथ वापस मीन पोजीशन पे आएंगे, और सब एक साथ फिर नीचे जाएंगे। ओके, तो अभी ये ऊपर आ गए, अब वापस मीन पोजीशन पे आएंगे, और वापस क्या होंगे, नीचे आएंगे। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो सेंटर पे पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी नोड। ये क्लियर है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो हर एक पार्टिकल है, ओके, उसका फ्रीक्वेंसी तो सेम है एस एच एम का, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, तो वो एक्स के साथ वैरी हो रहा है। तो जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि एम्पलीट्यूड इज फंक्शन ऑफ व्हाट, एक्स, उसका लॉजिक वही है। ए डिपेंड्स ऑन व्हाट, द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो एक्स का वैल्यू जहां पे जीरो था वो हम लोगों ने क्या देखा, तो ये जो आपका सेंट्रल पॉइंट है वहां पे आपका, ओके, जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। तो ये पूरा केस ऐसा है कि स्टेशनरी वेव में ध्यान में रखना है कि इन अ गिवन लूप, ओके, ऑल द पार्टिकल्स दे वाइब्रेट विद द सेम पीरियड, इनफैक्ट दे आर इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या, सबके सब पार्टिकल्स जो है एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, और एक साथ वापस क्या हो रहे हैं, तो नेगेटिव मैक्सिमम पे जा रहे हैं। ओके, लिविंग विच पार्टिकल्स विच आर एट द नोड्स, ये दो पार्टिकल्स छोड़ के बाकी सब एसएचएम कर रहे हैं। बस क्या है, हम लोग बोलते हैं तो हर एक जो पार्टिकल का जो एसएचएम है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, अलग है। ये क्लियर है। ओके, और हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड जो नोड पे रहता है वो जीरो रहता है, नोड से लेके एंटी नोड तक एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जाता है। ओके, लेकिन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा एसएचएम का। यहां तक क्लियर है। तो यही पॉइंट दिया हुआ है, वापस रीड कर लेते हैं। इन स्टेशनरी वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक्सेप्ट दोज एट द नोड्स परफॉर्म एसएचएम ऑफ द सेम पीरियड एज दैट ऑफ द कॉम्पोनेंट वेव्स बट ऑफ डिफरेंट, ओके, एम्पलीट्यूड। अब हम लोग एक और बात बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव में जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं, ओके, तो वो अलग अलग फेज में रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बट वहां पे हर एक जो पार्टिकल है वो सेम एम्पलीट्यूड पे जाता है। ओके, तो अगर मैं प्रोग्रेसिव वेव का डायग्राम बनाऊं तो वो आपको कैसे मिलता है, समवॉट लाइक दिस। ओके, यहाँ पे नीचे सब लोगों ने ध्यान देना है। तो प्रोग्रेसिव वेव के केस में, ओके, यस, हर एक पार्टिकल को प्लस ए पे जाने का चांस रहता है। ओके, यानी इक्वल एम्पलीट्यूड अटेन करने का चांस रहता है, बस उनके जो फेस रहते हैं वो अलग रहते हैं। यानी एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एक पार्टिकल नीचे रहेगा। ये आपको आ रहा है समझ में। फिर ये पार्टिकल जब जीरो पे आएगा, ये भी पार्टिकल जीरो पे आएगा, लेकिन फिर उसके बाद ये पार्टिकल प्लस ए पे जाएगा तो ये पार्टिकल नीचे जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में ये सबसे बड़ा, ओके, फर्क है। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल द पार्टिकल्स विद इन द लूप आर इन द सेम फेज, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। पार्टिकल्स इन द एडजेसेंट लूप्स आर वाइब्रेटिंग आउट ऑफ फेज। अब इसका मतलब क्या है, तो इमेजिन करो ये दो लूप्स है। अब पहला लूप अगर ऊपर जा रहा है ना, तो जो दूसरा वाला लूप रहेगा वो नीचे जाएगा। ओके, यस। फिर ये जो लूप है, दिस वन, ओके, यस, अब ये भी नोड है, ये भी नोड है, और ये एंटी नोड है। ठीक है, अब ये जब यहाँ पे आएगा तो ये भी ऐसा आएगा, यानी दोनों अभी क्या है, मीन पोजीशन पे। लेकिन ये जब नीचे जाएगा तो हम लोग बोलेंगे जो एक लूप है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दो एडजेसेंट लूप जो होते हैं, ओके, तो वो आउट ऑफ फेज होता है। इसका मतलब क्या, तो एक लूप के सब पार्टिकल्स प्लस ए पे जा रहे हैं, और जो उसका एडजेसेंट लूप है तो उसके सब पार्टिकल्स कहाँ पे जा रहे हैं, माइनस ए पे जा रहे हैं। ये आपको आ रहा है समझ में। तो डायग्राम में मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ओके, लेट अस से, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं ऐसा बताऊंगा, लेट अस से दिस इज फर्स्ट लूप एंड दिस इज सेकेंड लूप। तो एक लूप के पार्टिकल्स सबके सब ऊपर जा रहे हैं, तो वो टाइम पे जो दूसरा लूप रहेगा उसके सबके सब पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, यानी ओके, नेगेटिव साइड पे जाएंगे। अब यही लूप जब हम लोग बोलेंगे नेगेटिव साइड पे रहेगा, वो टाइम पे यहाँ के जितने पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव साइड पे रहेंगे। ये आपको आ रहा है समझ में। तो ये अल्टरनेट रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऊपर है तो ये नीचे है, और ये नीचे है तो ये ऊपर है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ये इतना रैंडमली होता है। तो आपको क्या दिखता है, जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है तो लिटरली आपको, ओके, ऐसे कंटिन्यूस लूप्स दिखते हैं। लेकिन उसको आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा अगर एक लूप ऊपर है तो उसका एडजेसेंट लूप के जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या है, नीचे। ये आपको आ रहा है समझ में।
तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ऐसे बोलेंगे, लेट अस से दिस इज फर्स्ट लूप, दिस इज सेकंड लूप, और इसके बाद एक और लूप बना लेते हैं हम लोग, थर्ड लूप, ओके। ये जो बीच की लाइन है वो मीन पोजीशन है, ओके। हम लोग बोलेंगे ये जो फर्स्ट एंड जो थर्ड लूप है वो सेम फेज में रहेगा, यानी इनके बीच में का फेज डिफरेंस क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे 2 पाई। फर्स्ट एंड सेकंड में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई का है। सेकंड एंड थर्ड में कितना है, पाई का है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में कितना रहेगा फेज डिफरेंस, तो ये ऐड हो जाएगा और आपको कितना मिलेगा, 2 पाई। ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि फर्स्ट लूप के सब पार्टिकल्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो सेकंड लूप के नीचे जाएंगे, और थर्ड लूप के भी क्या हो गए, तो थर्ड लूप के ऊपर आएंगे, यानी फर्स्ट एंड थर्ड लूप क्या है, आइडेंटिकल है, ओके। अब ये अगर सबके सब पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं तो सेकंड लूप के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, ऊपर जाएंगे, और ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे थर्ड लूप के जो पार्टिकल है वो नीचे आएंगे। तो अगेन हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एंड थर्ड लूप जो है वो क्या है, आइडेंटिकल लूप्स है। ये क्लियर है। सेकंड लूप को आइडेंटिकल लूप यहाँ पे रहेगा, दैट विल बी व्हाट, फोर्थ लूप। ये क्लियर है, ओके। तो ये जो दोनों है ये भाई बंधु है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यस। तो अभी 8th वाला पॉइंट देख लेते हैं। स्टेशनरी वेव इज डब्ल्यू पीरियोडिक फिनोमिना, ओके, दैट इज इट इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम। इसका मतलब क्या है, वो अपना जो नेचर है या जो पैटर्न है वो रिपीट करती है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। इसका मतलब क्या है, तो अगर मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंटीनोड मिल रहा है, ठीक है, तो λ/2 पे मुझे वापस क्या मिलेगा, एंटीनोड मिलेगा। तो वो हो गया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, स्पेस, यानी वो अपना पैटर्न रिपीट कर रही है, ओके। लेकिन वो रिपीट कैसे कर रही है, तो एक पर्टिकुलर, ओके, डिस्टेंस पे वो अपना पैटर्न रिपीट कर रही है। तो हर λ/2 पे क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको नोड मिल रहा है तो हर λ/2 पे क्या मिलेगा आपको, ओके, नोड ही मिलेगा, ओके। यस, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा देता हूँ। तो जब मैं बोलता हूँ कि स्टेशनरी वेव इज पीरियोडिक इन स्पेस, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नोड है तो λ/2 पे क्या है, नोड है, वापस λ/2 पे क्या है, नोड है, ओके। ये क्लियर है। और तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि जो स्टेशनरी वेव है, ओके, इट इज पीरियोडिक विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि स्टेशनरी वेव इज ऑल्सो पीरियोडिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या है, तो लेट अस से ये लूप है, लूप के सब पार्टिकल्स अभी ऊपर आए हुए हैं, ओके। सब पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, और एसएचएम जो होता है वो क्या होता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ पीरियोडिक मोशन, ओके। यस, पीरियोडिक विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। इसका मतलब क्या है कि सबके सब पार्टिकल्स अभी ऊपर है लेकिन सबके एम्पलीट्यूड क्या है, अलग है। हालांकि हम लोग बोल रहे हैं सब अपने क्या है, मैक्सिमम टॉप मोस्ट पोजिशन पे है। तो हम लोग बोलेंगे आफ्टर अ सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम ओनली, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, वापस वो लोग वो वापस वो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम पोजीशन पे आएंगे, ओके। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्टेशनरी वेव जो है, ओके, इट इज पीरियोडिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो। आपको वापस बताता हूँ कि इमेजिन करो ये लूप है, अभी लूप के सब पार्टिकल्स ऊपर आ गए, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सबके सब पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं और सब अपने मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड पे पहुंच चुके हैं। अब हम लोग बोलेंगे कि ऐसे इसके बाद क्या होगा कि ये वापस अपने मीन पोजीशन पे आएंगे, फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे आएंगे, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएंगे और वापस पॉजिटिव, ओके, एम्पलीट्यूड पे आएंगे। तो ये जो वापस वो अपनी सेम पोजीशन गेन करते हैं तो वो एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल के बाद गेन करेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज पीरियड, और वी से दैट इज पीरियोडिक टाइम। ये क्लियर है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती है इट इज ऑल्सो पीरियोडिक विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स है उसमें और 2 पॉइंट्स बाकी है। तो जो 9th वाला पॉइंट है वो क्या है, स्टेशनरी वेव इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव, ओके। इसका लॉजिक ये है कि हम लोग बोलते हैं कि जो एनर्जी है स्टेशनरी वेव की वो फाइनाइट मीडियम में क्या रहती है, लॉक्ड रहती है, तो वो आगे प्रोपोगेट नहीं करती, ओके। यस, तो हम लोग बोलते हैं कि उसकी जो ओवरऑल रिजल्टेंट वेलोसिटी रहती है वेव की वो क्या रहती है, जीरो रहती है। तो हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी वेव आगे प्रोपोगेट नहीं करेगी, वो अपने फाइनाइट मीडियम में वैसे रहेगी, ओके। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, a stationary wave is standing wave, therefore the resultant wave of the therefore the resultant velocity of the wave is what, zero. The wave remains localized and thus there is no transfer of energy through the medium, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज व्हाट, इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, ओके। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स की नहीं, ओके, लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव की बात कर रहे हैं, ओके। द पॉइंट एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, अब जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मिनिमम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज नोड। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं
कि वो पॉइंट पे प्रेशर क्या रहता है, तो इट इज मैक्सिमम एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रेशर एंटीनोड, एंड द पॉइंट एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो प्रेशर रहेगा, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम है, ओके, यस, तो वहां पे प्रेशर मिनिमम रहने वाला है, ओके, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, प्रेशर नोड्स, ओके, यस, तो उन्होंने क्या दिया हुआ है, चेंज इन प्रेशर इज व्हाट, मिनिमम, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये क्लियर है। तो हमेशा ध्यान में रखो, जहां पे प्रेशर नोड है वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंटी नोड होगा, ओके, लेकिन जहां पे हम लोग बोलते हैं प्रेशर का एंटी नोड है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होने वाला है, नोड होने वाला है, ये क्लियर है, ठीक है। एनीवे, ये हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में समझने वाले। अगर आप ये देखते हो, ओके, तो जैसे दिस इज व्हाट, एयर कॉलम इन अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, तो यहाँ पे जो आपको नोड दिख रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो प्रेशर है वो क्या रहने वाला है, मैक्सिमम रहेगा, या चेंज इन प्रेशर क्या है, मैक्सिमम, ये आपको ध्यान में रखना है। और जहां पे आपको एंटी नोड दिख रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो चेंज इन प्रेशर है वो मिनिमम है, ओके, यू कैन ऑल्सो से कि वहां पे प्रेशर ऑलमोस्ट क्या है, कॉन्स्टेंट है, ओके, तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड मिल रहा है, ओके, वहां पे प्रेशर का क्या रहेगा, नोड रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ओके, तो उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, फिर बाद में डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, ओके, इनसाइड अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड इन अ पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, ओके, तो ये जितने भी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, ओके, इन डिफरेंट फाइनाइट मीडियम, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो ये पूरा टॉपिक है हमारा, ओके, स्टेशनरी वेव्स, वो मैं 3 लेक्चर्स में क्या करने वाला हूँ, कंप्लीट करने वाला हूँ, ओके, और एक एक कंसेप्ट आपको डिटेल में बताने वाला, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आपने क्या करना है, मुझे ग्रुप पे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।